हेलो। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा होगा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया उनको जाके देख लीजिए ताकि आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फुल ऑन सॉल्यूशन दे रही हूँ फॉर द CSI नेट लाइफ साइंस। तो फिर आप उन वीडियोस को जाके देखिए और उन वीडियोस को जाके आपको देखने के बाद ये पता लगेगा कि कितना मैंने उनको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाया है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाया है। और जब आप उसको उस वीडियोस को देखेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है। तो मैंने अभी तक 3 वीडियोस डाली हैं। पहली वीडियो में, वीडियो 1 में मैंने सिलेबस की बात की है। ठीक है, सिलेबस की बात की है और अप्रोच कैसी रखी जाती है उसकी बात की है। ठीक है, अब अप्रोच कैसी रखी जाती है उसकी बात की है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमें कभी भी कोई अप्रोच कैसे रखनी है। पहली बात तो CSI नेट एस्पायरेंट्स के बीच में मन में यही होता है। तो हम पहले बात तो एज एस्पायरेंट सबसे पहली बात हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बाद उनसे हो जाए फेमिलियर, फेमिलियर होने के बाद उनसे रिलेटेड करें क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी हम कौन से स्टेज पे हैं देखिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी 2 वीडियो से पहले में बता दिया है, राइट। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डन हो गए हैं। अब हम मैं उनको पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप उनसे हो जाइए फेमिलियर। ओके, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हमारा सबसे बड़ा, हमें क्या करना है, हमें करने हैं 2 चीजें। एक तो पहली चीज करनी है हमें अपना पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन करना है। और दूसरा हमें करना है क्रेब्स साइकिल। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखो ये है हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। देखने के लिए तो बहुत छोटा है, ठीक है। मैंने दूसरी वीडियो में ही बताया था कि इसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जो हमने देखो, जो हमारा पिछले ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, हमारा निकला था, ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्ट निकला था वो क्या निकला था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे निकला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, तो आप एक बार पीछे वाली वीडियो जाके देखिए कि वो कैसे निकला। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट निकला। और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है, देखो ये चीजें हो रही थी साइटोप्लाज्म, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, यहाँ पे क्या क्या निकला था, 2 ATP निकला था ग्लाइकोलाइसिस में और 2 NADH। ठीक है, अब ये जो निकले, अब इनको क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारा मेल नेम क्या है, मेल नेम मैंने बताया था आपको, हमारा मेल नेम है ग्लूकोज से, सॉरी वेट, क्या हमारा मेन नेम है ग्लूकोज से ATP निकालना है ना। ठीक है, तो ग्लूकोज से ATP निकालना हमारा मेन नेम है, ग्लूकोज से ATP बनाना। और वो क्यों बनाना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ATP, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया था तो हमें बनानी है इसकी ATP। अब तो फिर हमारे पास ये ATP तो है, ठीक है, चलो हमने मान लिया ये ATP तो है, पर हम जो है 2 पायरुवेट को हमें भी ATP में हमारा गोल है कि कन्वर्ट करना है, और ये 2 NADH को भी ATP में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम 2 पायरुवेट पे ध्यान देते हैं। तो 2 पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। 1 मिनट, क्या, तो हम इसका करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है, ठीक है, पायरुवेट को हम करते हैं ट्रांसपोर्ट किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अभी हमारे किस में है ये सब, देखो ये सेल है, सेल में के अंदर होता है मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, साइटोप्लाज्म, हाँ। अब उसके बाद इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने माइटोकॉन्ड्रिया भैया की। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जी क्या करते हैं, इनके पास होता है, देखो इनके पास एक इनर लेयर है, आउटर लेयर है, राइट, है ना।
और एक अंदर मैट्रिक्स है। देखो होता क्या है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ठीक है, और ये जो है हमारा सेकंड, जिसको कहते हैं फोल्डेड लेयर, डबल लेयर है ना ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा है प्राइम फर्स्ट लेयर, और इसको हम कहते हैं सेकेंड लेयर, और ये जो होती है वो फोल्डेड लेयर होती है। और इस फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे फंक्शंस। अब जब बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, और इधर यहीं पे होता है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, ओके। तो अब हमारे क्या नाम है, ये जो पायरुवेट जी हैं वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो भी कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मैंने मैट्रिक्स बता दिया है, वो वहां जाते हैं। किसकी हेल्प से जाते हैं, एक सिम्पोर्ट की हेल्प से जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट H प्लस सिम्पोर्ट, ठीक है। इसको कहते हैं पायरुवेट H प्लस सिम्पोर्ट होता है ये, पायरुवेट H प्लस सिम्पोर्ट, ओके। तो ये है हमारी पूरी कहानी। अब हम कहानी से चल रहे थे, हमने कहानी में सबसे पहली बात तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। देखो कहानी फिर से मैं शुरू कर देती हूँ। शुरुआत की, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने कुछ घंटों बाद हमने देखा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगी। और ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ने लगी उसको करना है हमें डिक्रीज, मतलब क्योंकि बॉडी वांट्स रेगुलेशन। अब रेगुलेशन के लिए तो बॉडी क्या करेगी, मात्रा को डिक्रीज। अब मात्रा को डिक्रीज करेगी, सबसे पहली बात तो उसको करेगी एटीपी में चेंज। एटीपी में कैसे चेंज कर रही है, वही बहुत सारी चीजें करके, ग्लाइकोलाइसिस करके, ठीक है, क्योंकि हमने डन कर लिया। उसके बाद हमारा कर रहे हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, जाएगी और क्रेब्स साइकिल करेगी यहाँ पे, ठीक है, क्रेब्स साइकिल करेंगे ये सब लोग। और उसके बाद हम ईटीसी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और हमारा आज का मोटिव है कि हम ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन देखेंगे, और ये हमारा हम जो देखेंगे क्रेब्स साइकिल देखेंगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्रेब्स साइकिल जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पायरुवेट आया, पायरुवेट दूर से कहीं साइटोप्लाज्म में घुस के आया मैट्रिक्स में। तो पायरुवेट आया, पायरुवेट का क्या किया हमने, देखो मैं बेसिक चीज पहले समझाती हूँ। देखो पायरुवेट सबसे पहले आया, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एंजाइम रोल में आता है। पहली बात तो, सबसे पहले बात तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, चलो पीछे का देख लेते हैं। पायरुवेट आया रोल में, और पायरुवेट ने क्या किया, इसको बदल के कर दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए में यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसीलिए कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ ये भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है, अभी बाद में करेंगे, बताती हूँ मैं कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे, ये हुआ कैसे, हवा में जादू मंत्र छू मंत्र तो हुआ नहीं होगा। तो अब देखते हैं, पायरुवेट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, लॉन्ग प्रोसेस है भैया। अब पायरुवेट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में जो वो कन्वर्ट हो गया, तो बीच में कुछ कुछ चीजें हुई होंगी, जी हुई है। देखो होता क्या है, एक बहुत बड़ा एंजाइम रोल में आता है, इसको कहते हैं पीडीएच। पीडीएच मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करता, देखते हैं। देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, ये कन्वर्ट तो कर दिया, अब इसके ही तीन पार्ट्स हैं। देखो इंपॉर्टेंट है ये, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी के तीन पार्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं E1, एक को कहते हैं E2, और एक को कहते हैं E3, ठीक है। अब ये तीन चीज है। अब जो E1 है उसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजिनेस, ठीक है। E2 क्या होता है, देखो E2 क्या होता है, E2 होता है हमारा डाइहाइड्रोलाइपोल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलाइपोल पॉल
लाइपोल इज स्पेलिंग, एक लेट मी करेक्ट दिस स्पेलिंग, ठीक है, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइड्रो लाइपोल, ओके ओके, और यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज होता है, ठीक है। फिर आगे E3 जो होता है, E3 जो होता है इसके पार्ट्स हैं, ओके, हम कह सकते हैं पार्ट्स हैं, इन्हीं से मिलके बना हुआ है। ये है डाईहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेस, डाईहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेस। अब क्या करना है, देखो, अब ये सब हो गया। अब जैसे ये सब हुआ तो तीनों करने क्या वाला है, देखते हैं। देखो, पहली बात तो E1 का देखते हैं फंक्शन। E1 का हमने क्या पढ़ा था, E1 को क्या कहते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, देखो, हर एक एंजाइम, ये इस एंजाइम का होता है कोफैक्टर। देखो, कोफैक्टर पहली बात तो दो चीजें करते हैं, एक तो इसके फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। पहले कोफैक्टर बताती हूँ मैं। इसका कोफैक्टर जो है, एक मिनट, इसका कोफैक्टर जो मैं कह सकती हूँ वो है, देखो कोफैक्टर क्या है इसका, ये है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ओके, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये होता है, ये कोफैक्टर है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, देखो, पर इसका फंक्शन क्या होगा, इसके फंक्शन में ये चीज होंगी, देखो, फंक्शन क्या होगा इसका, दो चीजें, दो फंक्शन करेगा ये। एक हम कह सकते हैं, ये देखो, ये ये करेगा डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, सॉरी नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट करता है। अब मैं इसका मतलब बताऊंगी, आप चिंता मत करो। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। लेट मी इरेज दिस, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, एक मिनट, देखो, कोफैक्टर, ठीक है, ओके फाइन। अब ये जो होता है, ठीक है, ये, अच्छा एक चीज, चलो ठीक है, मैं वो बाद में बताऊंगी। अब सेकंड होता है हमारा E2, ठीक है, आगे चलते हैं, E2 देखते हैं थोड़ा। सेकंड होता है हमारा E2, E2 को हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोलाइपोल लाइपोल ट्रांसएसिटाइलेज। अब उससे क्या होता है, चलो खुद देखते हैं उसका कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर देखने के लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो, कोफैक्टर के लिए, देखो कोफैक्टर जो होता है वो होता है यहाँ पे हमारा लाइपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम ए, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल टू COA। अब मैं सबका मतलब बताऊंगी, ओके फाइन। अब उसके बाद आगे चलते थोड़ा, ठीक है, E3 को देखते थोड़ा, ओके, अब E3 को देखते हैं। देखो E3 में हम क्या कहेंगे, E3 का होगा हमारा डाईहाइड्रोलाइपोल
डिहाइड्रोजिनेस। अब डाइहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, देखो इसका कोई कोफैक्टर नहीं है सच। देखो हम इसको क्या कहेंगे, इसका फंक्शन है, दो फंक्शन है इसके। एक तो है हमारा रीऑक्सीडाइज रीऑक्सीडाइज ऑफ डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड। ठीक है, उसके बाद यूज्ड NAD प्लस एंड FAD प्लस। मैं इसका मतलब बताऊंगी, चिंता मत करो। देखो स्टार्ट करते हैं पीछे से। देखो मैंने क्या कहा कि ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में इतना आसानी से थोड़ा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व हैं। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो थोड़ा देखते हैं पहले। देखा क्या था हमने, हमारा निकलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोएंजाइम ए भी लगता है, ठीक है, कोएंजाइम ए लगता है। और यहाँ पे होता क्या है कि दो NAD प्लस हाँ दो NAD प्लस निकलते हैं और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस भी निकल रही है, कोएंजाइम ए भी जा रहा है, तो इतनी सारी चीजों के लिए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा दो इतनी सारी चीजें हो रही है, तो शुरुआत करते हैं। PDH के ही तीन तीन वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है E1। E1 का कोफैक्टर जो होता है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट है, ये तो देखो याद करना पड़ेगा, पर इसका फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। देखो डी कार्बोक्सिलेशन हम पहले बता देते हैं कि क्या होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में हमने क्या देखा कि CO2 यहाँ पे निकल रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन वही होता है कि CO2 का निकलने को ही डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कैसे हो रहा है। पहले हमारा पायरुवेट आया था ऐसे, देखो हमारा पायरुवेट आया था अपने एक CO को लेके, पर वो क्या हुआ, वो CO रहा नहीं, है ना, वो CO रहा नहीं, वो निकल गया और ये भी निकल गया हमारा। और क्या आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है, कोएंजाइम ए करके। तो मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हुए हैं, फ्रॉम पायरुवेट से जाने से एसिटाइल कोएंजाइम तक जाने में हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब आगे चलते हैं। देखो E2 क्या करेगा, E2 करेगा ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल टू कोएंजाइम में। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, हमारा एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। हाँ अब एसिटाइल, ये एसिटाइल हम कहेंगे, ठीक है। अब एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद एसिटाइल ग्रुप जो है वो आएगा, ट्रांसफर होगा। एसिटाइल की जगह हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एसिटाइल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल टू कोएंजाइम में। अब देखो यहाँ पे एसिटाइल जो है वो ये एक तरीके से, देखो ये वाला उड़ गया और यहाँ पे हमारा क्या ग्रुप ऐड हो गया, दैट इज हमारा दिस वन ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, तो कोएंजाइम में क्या ग्रुप ऐड हो गया, ये हमारा है एसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, तो COCH3 ग्रुप, ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो COCH3 वाला ग्रुप होता है वो एसिटाइल ही तो होता है, तो वो चीज ऐड हो गई। तो इसीलिए हम कहेंगे कि कोएंजाइम जो हमने लिया था उसमें क्या हो गया, एसिटाइल ऐड हो गया। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमारा जो ये सब फंक्शन हुआ, तो डाइहाइड्रोलाइपोल ये किसकी वजह से हुआ, डाइहाइड्रोलाइपोल ट्रांसएसिटाइलेज की वजह से। अब इस फंक्शन को वापस रीगेन भी करना है, तो इसको क्या करता है, इसको करता है रीऑक्सीडाइज करता है। देखो होता क्या है कि जब कोई चीज के ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से किसी का रिडक्शन तो होता ही होगा। होता क्या है, देखो यहाँ पे हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी का तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये कह सकती हूँ मैं कि इसका रिडक्शन हुआ है, राइट, इसका हुआ है रिडक्शन, है ना। अब देखो अब ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड है उसमें, क्योंकि हम डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड जो होता है
यहाँ पे यूज हुआ, तो इसीलिए उसको रीऑक्सीडाइज कर दिया गया, ठीक है, बाय यूजिंग द डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज की मदद से। और इसने क्या क्या चीजें यूज की, उसने यूज किया Na+, और Fa+, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, अब हमारा शुरू होता है क्रेब्स साइकिल। पर क्रेब्स साइकिल से पहले हमें एक चीज और करनी है, देखो, एक मिनट, इसीलिए बता देती हूँ आपको। देखो देखो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का मुझे देखना है कि रेगुलेशन कैसे होता है, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। इसका हमारा एक्टिवेटर कौन है और इनहिबिटर कौन है, एक्टिवेटर कौन है और इनहिबिटर कौन है। तो इधर होगा हमारा एक्टिवेटर। एक्टिवेटर देखो, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिवेटर होता है कैल्शियम, ठीक है, लिख लो एक बार, मैं बताती हूँ। कैल्शियम, एडीपी, एएमपी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमें एटीपी की जरूरत है, तो मतलब बॉडी में एटीपी की कमी है, ठीक है। तो एडीपी एएमपी तो होंगे, Na+D+ भी कह सकते हैं, एफएडी भी हो सकता है, ठीक है। और हम कोएंजाइम ए भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, पायरुवेट बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, वो कन्वर्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पर हम इनहिबिटर में क्या क्या कहेंगे, और फिर पहला आंसर ये आएगा एटीपी, क्योंकि एटीपी जब है तो कुछ चीज क्यों बनेगी, क्योंकि हम एटीपी के लिए तो कर रहे हैं सब काम, ठीक है। NADH, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड बन रहा है क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे अभी कि ऐसे फैटी एसिड ही बना रहे थे हम, ठीक है। तो जब पहले से ही है सब कुछ वो, तो क्यों बना है। एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्रोडक्ट, हमने देखा था पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ये बन रहा है। जब पहले से एसिटाइल कोएंजाइम की मात्रा इतनी ज्यादा है तो बॉडी दोबारा से नहीं बनाना पा चाहेगी, तो इसलिए एक तरीके से इनहिबिटर का काम करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो एक तरीके से इनहिबिटर का ही काम करते हैं, ठीक है। और हम कैसे, और मैं क्या कह सकती हूँ, अब देखो आर्सेनाइड, ठीक है, आर्सेनाइड, ओके, आर्सेनाइड, ओके। हाँ, अब उस ये क्या करता है आर्सेनाइड, देखो, आर्सेनाइड जो होता है वो एक तरीके से ये बाइंड करता है किससे, एलोस्टेरिक साइट से, किसकी, एलोस्टेरिक साइट ऑफ E2 एंड E3, इसीलिए ब्लॉक कर देता है उनकी साइट्स को। और क्या कहते हैं, इसीलिए ये इसको हम मतलब इनहिबिटर की तरह देखते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब सॉरी, एक चीज रह गई है, सॉरी, एक मिनट। बाइंड एट एलोस्टेरिक साइट। अब ये एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, एटीपी और NADH से, ठीक है। मतलब कि जो देखो एटीपी और NADH कैसे ब्लॉक करेंगे, कैसे इनहिबिट करेंगे, वो एक तरीके से पीछे जो मैंने पीछे बताया था वो गलत था, सॉरी। ये जो एटीपी और NADH है वो जाके मान लो E1 और E2 है, राइट, पर ये E2 है और ये हमारा E3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसकी एक्टिव साइड है कोई, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी एक्टिव साइड है, तो ये कहीं जाके एलोस्टेरिक साइड पे जाके, कहीं और जाके जहाँ पे एक्टिव साइड नहीं है वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा और इसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग को रोक देगा, ठीक है। और ठीक है, ये करेगा। और आगे चलते हैं, कैल्शियम कैसे प्रमोट करता है, तो कैल्शियम क्या है, वो एक्टिवेट करता है किसको, सिट्रेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज को भी आप पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज क्या होता है, ठीक है। ओके, फाइन। उसके बाद क्या होता है, और प्लस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजनेज, ये भी क्रेब्स साइकिल में आएंगे, तब मैं बताऊंगी अभी इनको, इन लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद पायरुवेट बहुत सारा है,
ठीक है। तो पायरुवेट क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है वो एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से रिएक्टेंट है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ओके। अब पर क्या कहते हैं, पर एक चीज होता है, देखो पायरुवेट जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज को डीएक्टिवेट करता है। देखो एक मिनट में आगे लिख देती हूँ। देखो जो पायरुवेट होता है, मैंने क्या कहा, पायरुवेट एक रिएक्टेंट है, तो वो ऑब्वियसली बात है प्रमोट ही करेगा। जो पायरुवेट होता है वो स्टॉप करता है किसको, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को। ये क्या करता है, देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस ये करता है, वो एक तरीके से फॉस्फेट अप्लाई, वो एक तरीके से फॉस्फोराइलेट कर देता है किसको, E1 को, E1 को फॉस्फोराइलेट कर देता है। और जो जैसे ही फॉस्फेट E1 जो होता है फॉस्फोराइलेट हो जाता है, एक तरीके से एक्टिविटी ऑफ पीडीएच रुक जाती है, स्टॉप। ठीक है, तो एक तरीके से पायरुवेट का बढ़ना पीडीएच को एक्टिवेशन में हेल्प करता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखो ये हमारा, हम कह सकते, मैं कह सकती हूँ कि हमारा ये ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल में ज्यादा कुछ नहीं है, देखो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब क्रेब्स साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है क्योंकि हमें वहां पे क्या मिला था, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। तो हमें वहां पे क्या मिला था, पायरुवेट, पायरुवेट जो हम फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन किया तो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला तो हमने क्या किया, इसको इसको ओए के साथ मिला के, देखो ये जो हो गया वो 2 कार्बन का हो गया, और ये जो हो गया हमारा 4 कार्बन का हो गया ऑक्सैलोएसिटेट। तो 2 + 4 = 6, तो 6 कार्बन का हमारा बन जाता है सिट्रेट। ठीक है, और किस एंजाइम की मदद से, सिट्रेट सिंथेज की मदद से। ठीक है, अब सिट्रेट सिंथेज की मदद से ये सब बनता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे सिट्रेट सिंथेज की मदद से ये सब बनेगा तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है पानी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर आगे चलता है। देखो अब यहाँ पे आता है एकोनाइटेज। ठीक है, एकोनाइटेज जो होता है उसके बाद ये कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट में। देखो बीच में एक और रिएक्शन होता है, 2 बार एकोनाइटेज आता है, एक को पहले तो उससे कन्वर्ट होता है सिस एकोनाइटेज में, फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब जानना, सीधा हम सिट्रेट पे आइसोसिट्रेट पे आते हैं। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट के बाद जो ये एंजाइम होता है, राइट, ये वाला एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस वाला एंजाइम, ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक तरीके से डिटरमाइन, ये हमारा होता है इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसको हम रेगुलेटरी एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे ये NADH NAD+ और NADH बना। ठीक है, ये क्रूशियल स्टेप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें जो होंगी, यहाँ पे निकलेगा एक CO2 भी निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, CO2 भी रिलीज होगा। ठीक है, इसके साथ अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, अब उसका सक्सिनाइल कोएंजाइम में, देखो सक्सिनल कोएंजाइम में जो होता है वहां पे सक्सिनल सिंथेज यूज होता है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि हमारा GTP जो होता है वो GTP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद सक्सेनल फिर सिंथेज डिहाइड्रोजनेस आता है। जैसे सक्सेनल डिहाइड्रोजनेस होता आता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। ठीक है, ओके। देखो वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, होता क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट होता है, देखो अभी आप आगे भी पढ़ोगे, ETC में भी ये रिएक्शन पढ़ोगे, होता क्या है, FADH2 में कन्वर्ट होता है, और ये
डी प्लस में कन्वर्ट होता है। आप इसको मत लिखो ये बेशक ये रिएक्शन को, आप ये रिएक्शन लिख लो, ठीक है। फिर फ्यूमरेट में करने के बाद फिर ये मैलेट में कन्वर्ट होता है फ्यूमरेस की हेल्प से, और उसके बाद मैलेट के बाद ये एक तरीके से क्या कर चला जाता है, फिर उसके बाद ये आगे फर्दर यूज होता है। देखो अभी जो हमारे फिलहाल में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना। जैसे मान लो ये आयोसिट्रेट है ना, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें बनाना है एटीपी। एक मिनट, देखो सॉरी सॉरी, ओके वेट, एटीपी बनाना है हमें, है ना। ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा। देखो हमें क्या, हमारा क्या मोटिव है, एटीपी बनाने का, ठीक है। तो एटीपी बनाने के लिए ये जो है, ये रिएक्टेंट्स, ये बाकी सारे जो रिएक्टेंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं, मतलब जो हमारी साइकिल वगैरह में और किसी में भी हमने देखे थे, ग्लूकोज साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स निकले थे ना, उनका क्या यूज होगा, उनका फर्दर आगे जाके यूज होगा, डोंट वरी, ठीक है। जैसे मैं कुछ 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मान लो ये है हमारा सिट्रेट है, ठीक है। सिट्रेट जो होता है वो एक तरीके से पायरुवेट कोएंजाइम ए में हेल्प करता है, ठीक है, ओके, है ना। अब मतलब हेल्प करता है जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, कन्वर्ट इनटू कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे कि हम सक्सिनल कोएंजाइम ए को भी देख लें। देखो सक्सिनल कोएंजाइम ए जो होता है वो एक तरीके से हीम बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हीम का और पोरफायरिन का, ठीक है। हीम और पोरफायरिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ओके, फायरिन रिंग, ओके फाइन। अब देखो आगे चलते हैं। ये रिएक्शन जो होता है ये वाला, ये जो मैंने बोला था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आपको ईटीसी में मिलेगा, ये कॉमन होता है, ये रिएक्शन पूरा कॉमन होता है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने का जो रिएक्शन होता है वो कॉमन होता है इन ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये जो होता है मैलेट होता है, मैलेट अभी आप देखोगे आगे जाके कि वो यूज होगा किसमें, वो एक तरीके से मैलेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और साइटोप्लाज्म में जाके वो बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा मैलेट का नाम इन केस ऑफ द प्लांट्स, राइट, C4 मैकेनिज्म में, है ना। तो ये एक तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। अगर मान लो प्लांट में हो रहा है तो प्लांट में भी तो ऐसा फंक्शन होता है, क्रेब साइकिल वगैरह हमने पढ़ी है ना प्लांट में, उसमें भी तो होता है। तो मैलेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ओके फाइन। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है हमारा ये पूरा है। अब उसके बाद आगे चलते थोड़ा रेगुलेटरी एंजाइम के ऊपर देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम और मैं कह सकती हूँ फंक्शन। उसके बाद मैं कहती हूँ कि एक्टिवेटर क्या होता है। उसके बाद हम चल कर सकते हैं इनहिबिटर पे जा सकते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने क्वेश्चन एंजाइम खुद ही वहाँ बोल दिए थे। जैसे सबसे पहली बात तो सिट्रेट सिंथेज, सिंथेज, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखो होता क्या है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोएंजाइम ए होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ना। वो कन्वर्ट करते हैं क्या, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रेट में, बस यही करता है सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। अब एक्टिवेटर कौन कौन होते हैं, एक्टिवेटर एडीपी, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कुछ ना समझ में आए वहां पे एडीपी लगा दो, और जहाँ पे इनहिबिटर कुछ ना समझ में आए वहां पे एटीपी लगा दो, ठीक है, एटीपी। और उसके बाद सक्सिनेट, ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट में आएगा तो दिक्कत तो होगी ही, ठीक है। सक्सिनेट, सक्सिनल कोएंजाइम है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। NADH भी होता है तो वो भी कह सकते हैं कि सफिशिएंट एनर्जी है भैया, ये सब नहीं बनाना हमको, ठीक है, क्रैप साइकिल नहीं करनी। ओके, हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस कुछ नहीं करता, आइसोसिट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करता है, ये ऑब्वियस बात है, फिर से एडीपी आएगा, प्लस एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पे कैल्शियम प्लस आएगा जो कि एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, और फिर से वही घिसा पिटा एटीपी और NADH, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा। अब अगर हमारा आता है कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है हमारा डिहाइड्रोजनेस, ये क्या करता है, ऑब्वियसली बात है, उसी का पड़ोसी है जो हमारा आइसोसिट्रेट था, तो ये करेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सक्सेनाइल में। लेट मी रीड दिस, ग्लूटारेट, ठीक है, ग्लूटारेट, ठीक है। अल्फा ग्लूटारेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है सक्सेनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, एक्टिवेटर जो होगा वो एडीपी और CO कैल्शियम होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे होगा जो हमारा एक्टिवेट इनहिबिटर होगा, वो ऑब्वियसली बात है हमारा इनएक्टिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ठीक है, एटीपी, ओके। और उसके बाद सक्सेनाइल कोएंजाइम, एक मिनट में रेस्ट दिस, सॉरी। हाँ देखो, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट पहले से मौजूद है तो फिर से थोड़ा ना बनाएगा बॉडी हमारा, ठीक है। अब बॉडी को चाहिए सक्सेनाइल कोएंजाइम, देखेगा सक्सेनाइल कोएंजाइम तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो अब जरूरत नहीं है बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी देखेगा और चेक करेगा और उसको लगेगा कोई जरूरत नहीं है तो ना ही सही, ठीक है। अब ओवरऑल प्रोडक्ट देखते हैं हम क्या बनता है। देखो ओवरऑल प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा बनेगा 4CO2, अभी मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। 4CO2, 6 NADH प्लस अभी तक का प्रोडक्ट की बात करूँ 2 ATP प्लस 2 FADH, देखो। ओके, आगे चलते हैं। देखो 6 NADH कैसे, अब मैं देखूंगी दो जो है मेरे क्रेब साइकिल से, सॉरी मेरे ग्लाइकोलाइसिस से निकले, दो जो है मेरे किससे निकले, एक तो वो पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, ठीक है, और यहाँ पे जो भी है, और 2 NADH जो है हमारे निकले क्रेब साइकिल से, वो कौन सा क्रेब साइकिल से, कौन सा क्रेब साइकिल से निकले, जो कि हमारा 2 NADH निकल गया। आगे चलते हैं, 4CO2 कैसे निकले, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 तो हमारे क्रेब साइकिल में निकले थे, दिखाया था ना मैंने, फिर से दिखा देती हूँ। देखो एक यहाँ पे CO2 है, देखो एक यहाँ पे CO2 है, एक यहाँ पे CO2 है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, दो हमारे इससे ही निकले और दो हमारे किससे निकले, दो हमारे निकले पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, ठीक है, 2 CO2 निकले हैं, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो तो ऑब्वियसली बात है हमारे किससे निकले थे, हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस से निकले। और FeDH2 अभी निकला है जाके किससे, हमारे उससे क्या कहते हैं, देखो क्रेब साइकिल से। ठीक है, ओके। तो ये सब यही सब हुआ। अब एक चीज और, ये जो CO2 निकलता है ना दो, ये क्या होता है ये पहले समझ लो। देखो CO2 जो होता है वो ये वाला जो रिलीज होता है फर्स्ट कार्बन से रिलीज होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो एक मिनट। CO2 जो है ये वाला जो होता है फर्स्ट कार्बन से रिलीज होता है। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो CO2 होता है वो एक तरीके से सेकंड थर्ड कार्बन से रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज हो गई, फाइन, ओके। तो ये सब हो गया हमारा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक तो खत्म हो गया जो हमने टारगेट लिया था। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।